हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इंटरनेट के बारे में, जो पेपर 1 के आईसीटी वाले पोर्शन से लिया गया है और शिक्षा शास्त्र में तकनीकी वाले पोर्शन में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। आज हम जानेंगे इंटरनेट है क्या। देखिए, मोबाइल पर जब हम चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, या फिर किसी भी ऐप को खोलकर देखते हैं जो कि ऑनलाइन ही खुलती है, गूगल सर्च करते हैं, मोबाइल पर मूवीज देखते हैं, या फिर कोई गाने डाउनलोड करते हैं। इसके अलावा कोई पीडीएफ डाउनलोड करना, ईमेल भेजना आदि जितने भी काम हैं वो हम इंटरनेट की मदद से करते हैं। तो इंटरनेट पूरे विश्व में एक विस्तृत कंप्यूटर नेटवर्क का एक नेटवर्क है, जिससे अनेक नेटवर्क जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क डाटा या सूचना संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर संसाधन डेटा फाइलों के रूप में होते हैं, जिनको 2 या 2 से अधिक विशेष कंप्यूटरों के बीच स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। यह पेंटागन अमेरिका की रक्षा विभाग में आरंभ हुआ था। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग के एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी एप्रा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 विश्वविद्यालयों के कंप्यूटरों की नेटवर्किंग करके इंटरनेट या अप्रानेट का आरंभ किया था। 1973 में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया। उसके बाद 1983 में इंटरनेट पर 2 कंप्यूटरों के मध्य संचार का माध्यम बन गया। इसमें से एक प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की सहायता से फाइलें डाउनलोड कर पाना संभव हुआ। 1983 में अप्रानेट के मिलिट्री हिस्से को मिलनेट से सम्मिलित कर दिया गया। फिर 86 में यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन ने NSFNet लॉन्च किया। यह बड़े पैमाने पर का नेटवर्क था, जिसमें इंटरनेट तकनीकी का प्रयोग किया गया था। 1988 में फिनलैंड के जाक्रो ओकेरिनेने ने इंटरनेट चैटिंग का विकास किया। 1989 में पहली बार इंटरनेट का इंडेक्स, जिसे अनुक्रमणिका कहते हैं हिंदी में, बनाने का प्रयास किया गया। उसके बाद 1991 में यूजर फ्रेंडली इस इंटरफेस गोफर का विकास हुआ। 1993 में मोज़ेक नामक नेविगेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। 1994 में नेटस्केप कम्युनिकेशन और 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अपने ब्राउजर बाजार में वितरित किए। इन ब्राउजरों से प्रयोगकर्ता के लिए इंटरनेट का प्रयोग अत्यंत सरल हो गया। अब 1995 में प्रारंभिक व्यावसायिक साइट्स को इंटरनेट पर किया गया। 1996 में आते आते विश्व भर में इंटरनेट को अधिक लोकप्रियता मिली। बहुत लोगों ने इसको पसंद किया। इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं की संख्या 4.5 करोड़ की वृद्धि हुई। 1999 में ई कॉमर्स की अवधारणा अत्यंत तेजी से फैल गई। इससे इंटरनेट के माध्यम से खरीद बेच या क्रय विक्रय की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। बिजनेस में इंटरनेट का यूज किया जाने लगा ई कॉमर्स के जरिए। 2003 में न्यूजीलैंड में NIUE ने इंटरनेट के माध्यम से देशव्यापी वायरलेस एक्सेस प्रणाली का प्रयोग आरंभ किया। भारत में इंटरनेट 80 के दशक में आया था, जब अर्नेट को सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम की ओर से प्रोत्साहन मिला। सामान्य उपयोग के लिए इंटरनेट 15 अगस्त 1995 से उपलब्ध हुआ, जब विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने गेटवे सर्विस आरंभ की।
यह हाई स्पीड नेटवर्क विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्कों को इंटरनेट से जोड़ता है, जिसको हम इंटरनेट का बैकबोन भी कह सकते हैं। भारत के इंटरनेट के बैकबोन बीएसएनएल के अधिकार क्षेत्र में है। इंटरनेट संबंधी प्रोटोकॉल देखते हैं। अब देखिए, पहला प्रोटोकॉल इंटरनेट से संबंधित है टीसीपी या आईपी। किसी नेटवर्क पर जब सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नियम या कानून होते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इंटरनेट में इसका अपवाद कोई नहीं है, क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका भी एक अपना प्रोटोकॉल है जिसको टीसीपी या आईपी कहा जाता है, जैसा कि मैंने बताया, जिसका पूरा नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अलावा भी बहुत से प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि HTTP, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल में आता है, IMAP, SSL, FTP, TFTP, SMTP, SGML, टेलनेट, यूजनेट, पुशनेट, ISP, ये सारे प्रोटोकॉल हैं। इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानक या दिशा निर्देश तय करने और रिसर्च करने वाले समूह को वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम WWC के नाम से जानते हैं हम। एक चैनल के माध्यम से वेबसाइट के सर्वर तक डाटा या सूचना को एक निश्चित समय अंतराल में स्थानांतरित करने की क्षमता को बैंडविड्थ के नाम से जानते हैं। साधारण भाषा में इसको डाटा ट्रांसफर कहा जाता है। अब हम देखेंगे इंटरनेट को कनेक्ट कैसे किया जाता है। हम अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से इंटरनेट को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे डायल अप कनेक्शन, केबल टीवी कनेक्शन, ब्रॉडबैंड में तो मॉडेम है, हब है, ब्रिज है, राउटर, गेटवे आदि जो है, ये सारे ब्रॉडबैंड के ही उदाहरण हैं। इसके बाद डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके लिए सैटेलाइट कनेक्शंस का यूज कर सकते हैं, ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं, और वाईफाई आदि जितनी भी चीजें हैं, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे विकल्प हैं। इंटरनेट में आपने एक चीज का या एक शब्द का यूज तो सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है देखते हैं। ये बहुत सारे सर्वरों का समूह है जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस को होस्ट करते हैं। जो यदि आप अपने लैपटॉप पर MS वर्ड के स्थान पर गूगल डॉक्स का उपयोग कर रहे हैं, आप क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का भाग हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कम लागत पर बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव उपलब्ध करवाता है, जैसे SaaS है, याहू मेल है, जीमेल, MSP मैनेज्ड सर्विस प्रोवाइडर जिसे कहते हैं, यूटिलिटी कंप्यूटिंग आदि इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। यूजीसी नेट में IaaS, PaaS और SaaS शब्द का आपने प्रयोग सुना होगा, तो आज हम उनकी भी बात करते हैं। तो IaaS जो है, इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यह एक सेवा के रूप में अवसंरचना है। इसमें क्लाउड होस्टेड फिजिकल एंड वर्चुअल सर्वर स्टोरेज एंड नेटवर्किंग डिमांड एक्सेस है। इस क्लाउड में एप्लीकेशन और वर्कलोड चलाने के लिए बैक एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट आया पास या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो ये क्या है, यह एक सेवा के रूप में एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें अनुप्रयोगों को विकसित करने, चलाने और बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए पूर्ण या पूरी तरह से रेडी टू यूज क्लाउड होस्टेड प्लेटफॉर्म तक ऑन डिमांड एक्सेस किया जाता है या होता है। SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के रूप में जाना जाता है। ये भी एक इंटरनेट की सेवा है जो रेडी टू यूज क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए ऑन डिमांड एक्सेस है। आपने एक शब्द और सुना होगा, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स? देखिए, आज की स्थिति में हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ
किसी ना किसी एक डिवाइस से या 2-3 डिवाइस से, किसी के पास 4 मोबाइल होते हैं, किसी के पास कंप्यूटर, नेट, लैपटॉप आदि सभी चीजें होती हैं, तो एक दूसरे से इन सभी डिवाइसेस से जुड़ा हुआ है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे किसी के यूट्यूब चैनल वो देखता हो। तो हर व्यक्ति किसी न किसी डिवाइस के कारण हर दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ है। तो यही चीज जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जानी जाती है, जब संचार का माध्यम एक दूसरे को जोड़ना होता है या संचार के किसी माध्यम के साथ हर दूसरा व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, तो इसको IoT के नाम से हम जान सकते हैं। इसका कार्य वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है या सार्वजनिक उपयोगिताओं में सुधार करना, क्षमता बढ़ाना है। इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। तो IoT जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्वयं को डिजिटल बनाने के लिए, स्वयं को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, केवल इंसान ही नहीं, ऑब्जेक्ट भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, डाटाबेस डेटा से जुड़ा हुआ होता है। श्री कृष्ण कमेटी की ओर से डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क रिपोर्ट जो है वो पेश की गई थी। राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी इससे जुड़े हुए हैं। एक टॉपिक UGC नेट में अक्सर आता है, नेट तटस्थता या नेट न्यूट्रलिटी। तो ये टॉपिक क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, नेट तटस्थता का मतलब ये है कि बिना किसी जातीय भेदभाव के या स्तर के भेदभाव के हर किसी को नेट की सुविधा उपलब्ध कराना या नेट की सुविधा प्राप्त होना, इसको नेट तटस्थता कहा जाता है। इसके लिए जो अथॉरिटी प्राप्त हुई थी वो भारत सरकार द्वारा नियुक्त संस्था का नाम है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ट्राई जिसे कहते हैं, इसके लिए कार्य करती है। 12 जुलाई 2018 को दूरसंचार विभाग ने नियम बनाए थे इसके लिए। ट्राई की सिफारिशों को मंजूरी दी गई थी, जिसने भारत में नेट तटस्थता का पक्ष लिया था, जिसके अनुसार इन नियमों ने किसी भी प्रकार डाटा भेदभाव पर रोक लगा दी। इंटरनेट सेवा प्रदाता जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं उनके लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। नियम महत्वपूर्ण IoT सेवाओं या विशेष सेवाओं जैसे कि स्वायत्त वाहनों और रिमोट सर्जरी संचालन इसके अपवाद हैं। एक टॉपिक और है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इसके बारे में भी UGC नेट में कई बार आ जाता है। GSM डिजिटल संचार क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानक है, जो कि 214 से भी अधिक देशों में प्रयोग किया जाता है। GSM वायरलेस टेलीफोनी में वॉइस को डिजिट्स में परिवर्तित करके संकुचित किया जाता है। GSM 900, 1800 या 1900 MHz या मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर कार्य कर सकते हैं। जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं तो आपने एक शब्द CDMA भी सुना होगा, जिसको कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के नाम से जानते हैं। यह तीसरी पीढ़ी की डिजिटल सेल्यूलर प्रौद्योगिकी है। CDMA संचार नेटवर्क में व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं की आवृत्ति, रेंज, फ्रीक्वेंसी को सीमित किए बिना ज्यादा बैंडविड्थ उपलब्ध करवाता है। इससे किसी भी समय में एक ही नेटवर्क पर बहुत सारे लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा इंटरनेट कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने बहुत सारे UGC नेट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख लिया है इंटरनेट के माध्यम से, और आगे भी हम बहुत सारे UGC नेट से रिलेटेड टॉपिक्स को लेकर आएंगे। तो बच्चों, बताइएगा ये नया तरीका वीडियो बनाने का या पढ़ाने का आपको कैसा लगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में या अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।